यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम रिवाइज करने वाले हैं पीजीबीपी के बाद वाले टॉपिक। तो आपका लास्ट लेक्चर जिसमें हमने पीजीबीपी को रिवाइज किया था, बहुत ज्यादा टाइम लिया था। तो पीजीबीपी के बाद वेलकम बैक फॉर द रिवीजन लेक्चर। और अभी आज हम रिवाइज करने वाले हैं आईसीडीएस सबसे पहले, और इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इस वाले टॉपिक में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिक इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट आ जाते हैं, और वो एडजस्टमेंट क्या आते हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि सर एक बात बताइए, आईसीडीएस किसको फॉलो करने पड़ते हैं? आईसीडीएस हर एसएससी को फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि पीजीबीपी और आईएफओएस के लिए अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है। सो इफ यू फॉलो द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आईसीडीएस है वो आईसीडीएस फॉलो करने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी एंड आईएफओएस। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर क्या आईसीडीएस इंडिविजुअल एचयूएफ पे भी लगता है क्या? देखो, इंडिविजुअल एचयूएफ पे आईसीडीएस नहीं लगता, बट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की टैक्स ऑडिट होती है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है उसकी ऑडिट होती है अंडर सेक्शन 44 ए बी, तो उस पर्टिकुलर केस में उस पे आईसीडीएस है वो आईसीडीएस लग जाएगा। आईसीडीएस टोटल कितने हैं? तो टोटल 10 आईसीडीएस है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ICDS number 1 is a accounting policies. It is similar to the AS1. ICDS number 2 is the inventory, that is also similar to the AS2. ICDS number 3 is related to construction contract. ICDS 4 is a revenue recognition. ICDS 5 is a tangible fixed asset. ICDS 6 is a effect of change in foreign exchange rates. ICDS 7 is a government grants. ICDS 8 is a security. ICDS 9 is a borrowing cost, and ICDS 10 is a provision and contingent liability and contingent asset. अब एक बात समझना, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, क्या हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आईसीडीएस के हिसाब से बनानी है? आंसर इज नो। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंडियस होते हैं उसके हिसाब से ही बनाइए। यहां आईसीडीएस आपको फॉलो करना है ओनली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ओनली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बिकॉज इसका नाम क्या है? इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इनकम कंप्यूट करते टाइम, डिस्क्लोज करते टाइम, वहीं पे आपको आईसीडीएस फॉलो करना है। अब एक बात समझना, अगर आईसीडीएस और इनकम टैक्स एक्ट में या इनकम टैक्स रूल्स में, उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन जीतेगा? तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स है, वो जीतेगा, आईसीडीएस नहीं जीतेगा। बट अगर आईसीडीएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन जीतेगा? आईसीडीएस है वो आईसीडीएस ऑब्वियसली जीत जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, अगर अपन मैट में जो इनकम कैलकुलेट करते हैं या एएमटी में जो इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी आईसीडीएस फॉलो करना है क्या? आंसर इज देखो, मैट के लिए तो फॉलो नहीं करना, बिकॉज मैट जो होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, उसके लिए हम बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। और बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 3 का पीएनडल लेते हैं और उस पीएनडल में कुछ एड लेस करते हैं, तो वहां पे आईसीडीएस फॉलो नहीं करना। बट अगर एएमटी के लिए, जब आप एएमटी के लिए क्या लेते हो? एएमटी के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम लेते हैं, और एडजस्टेड टोटल इनकम है वो नेट टैक्सेबल इनकम बेसिस पे निकालते हैं। नेट टैक्सेबल इनकम में कुछ चीजें ऐड करते हैं एंड ऑल, तो वहां पे एएमटी कैलकुलेशन के लिए आपको आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि सर आईसीडीएस, एक बात बताइए, जहां पे ग्रॉस बेसिस पे इनकम टैक्सेबल होती है, ग्रॉस बेसिस पे इनकम टैक्सेबल होती है, जैसे रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, अंडर सेक्शन 115 ए ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होते हैं @ 10%, 5% एंड ऑल, तो क्या वहां पे भी आईसीडीएस लगेगा? आंसर इज यस, वहां पे भी आपको आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात बताइए, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो है, इसका डिस्क्लोजर देते कहां पे है? तो इसका डिस्क्लोजर देते हैं आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, जो फॉर्म नंबर 3CD आता है, वो 3CD में इसका डिस्क्लोजर है, वो डिस्क्लोजर देते हैं। अब एक बात समझना, सबसे पहला अकाउंटिंग जो आईसीडीएस है, दैट इज द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज सिमिलर आपका एएस के जैसा का जैसा है, लेकिन यहां पे एक दो डिफरेंसेस है। पहली चीज तो यहां पे है कि यहां पे भी आपका गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल है। ये जो अकाउंटिंग अजम्पशंस होती है, इसको हमने यहां पे भी फॉलो किया है, लेकिन यहां पे हम प्रूडेंस और मटेरियलिटी को फॉलो नहीं करते। प्रूडेंस का मतलब होता है कि जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं ना, उसको अभी से आप रिकॉग्नाइज कर दो, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस। या फिर मार्क टू मार्केट लॉसेस है, उसको अभी से आप रिकॉग्नाइज कर दो, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस। बट यहां पे प्रूडेंस को हम फॉलो नहीं करते। इसका मतलब जब एक्चुअल होगा तब रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉसेस को अभी आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। बट अगर मान लो किसी और आईसीडीएस में बोला हुआ है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉग्नाइज करना है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उसके बाद में आपका आईसीडीएस नंबर 2 आता है, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करोगे। सीधी सी बात है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर है, उस पर आपको वैल्यू करना है। लेकिन एक बात समझना, यहां पे आपका
जो एक सेक्शन आती है 145A करके, आपको ध्यान देना है सेक्शन 145A पे। और 145A ये बोलती है कि भैया आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसे होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे। लेकिन बेटा एक चीज समझना, अगर कोई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में दो तरह की सिक्योरिटी हो सकती है, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। अगर आपकी कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी होती है तो लिस्टेड सिक्योरिटी को आप वैल्यू करोगे कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, बट सिक्योरिटी एज अ स्टॉक इन ट्रेड है, सिक्योरिटी एज अ स्टॉक इन ट्रेड है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर है उस पे आप वैल्यू करोगे अगर वो लिस्टेड है। लेकिन अगर वो अनलिस्टेड है तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक काम करिए, जो एक्चुअल कॉस्ट था, जो इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था, उस पे आप वैल्यू करोगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी सिक्योरिटी है वो लिस्टेड है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट और एनआरवी पे लेना है। लेकिन बेटा इसका वैल्यूएशन कैटेगरी वाइज होगा। कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि भैया जैसे इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एक कैटेगरी है, तो जितना भी इक्विटी शेयर है वो सब इक्विटी शेयर की कॉस्ट ले लीजिए और सब इक्विटी शेयर की एनआरवी ले लीजिए और कैटेगरी की टोटल लगाइए और वो टोटल को कंपेयर करके आपको व्हिचएवर इज लोअर है वो आपको लेना है। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है और इस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। देखिए जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है और इस एग्जांपल में दे रखा है जैसे शेयर्स है, तो शेयर्स एक कैटेगरी हो गया। तो यहां पे एक बात समझिए, यहां पे स्क्रिप्ट वाइज जो है वो कंपैरिजन नहीं हो रहा है, स्क्रिप्ट वाइज नहीं हो रहा है, कैटेगरी वाइज हो रहा है। इसका मतलब यहां पे टोटल कॉस्ट 220 है और 225 है, तो हम क्या करेंगे, 220 है वो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। लेकिन आप लोग अकाउंट्स में क्या करते हो, स्क्रिप्ट वाइज है वो कंपैरिजन करते हो, यहां स्क्रिप्ट वाइज कंपैरिजन नहीं करना है, या कैटेगरी वाइज करना है। और जब आप कैटेगरी वाइज करने जाएंगे ना तो हमेशा आपकी वैल्यू ज्यादा आएगी। कैटेगरी वाइज में वैल्यू है वो ज्यादा आएगी और स्क्रिप्ट वाइज में वैल्यू है वो नॉर्मली कम आती है करके, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दे रखा है पीजीबीपी वाले कंपाइलर में, और कंपाइलर में आप जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 48 आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कैटेगरी वाइज कंपैरिजन कैसे करना है। तो देखो नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक का आपको वैल्यू कैसे करना है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन आप कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर लेना है इन केस ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटी है, अगर वो अनलिस्टेड है तो ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वही आपको लेनी है। लेकिन लिस्टेड के केस में आपको कैटेगरी वाइज कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर लेना है। अब यहां पे एक और चीज समझना कि जब भी इनकम टैक्स में आप परचेस को वैल्यू करते हो या फिर सेल ऑफ गुड्स को वैल्यू करते हो या फिर आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो, वो हमेशा आपको इंक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस लेना है। दैट शुड बी ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस, मींस आपको टैक्सेस को पीएनडल के थ्रू रूट करना है। जो जीएसटी है परचेज में जुड़ा हुआ वो आपको परचेज के साथ में लेना है, जो जीएसटी सेल्स में है वो आपको सेल्स के साथ में लेना है, क्लोजिंग स्टॉक का जीएसटी क्लोजिंग स्टॉक के साथ में लेना है, और बैलेंस वाला जीएसटी है वो आपको पे करना है। और वो आप पे करोगे अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो ही वो अलाउ होगा ड्यू टू द सेक्शन 43B करके। तो इतना सा आपको यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है यहां पे कि आपको पीओसीएम बेसिस पे इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, दैट इज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। और उससे रिलेटेड अपन ने एक ऑलरेडी सेक्शन पीजीबीपी में पढ़ी थी, वो वाली सेक्शन आपको याद रखनी है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी सेम वैसा के वैसे पीओसीएम बेसिस पे आपको करना है। लेकिन मैंने आपको पीजीबीपी में दो इसके एक्सेप्शन बताए थे। एक तो आपका क्या होता है कि अगर मान लो जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो 90 डेज से ज्यादा का नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है ना, तभी आपको उसका रेवेन्यू का रिकॉग्निशन करना है। और अगर मान लो इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है तो उस पर्टिकुलर केस में आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। उसके बाद में मैं बताऊं, देखो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस वाला जो आईसीडीएस है उसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी मॉनेटरी आइटम पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस है ना, वो अभी एट द एंड ऑफ द ईयर मींस लास्ट डेट पे टैक्सेबल होगा या अलाउ होगा। ऑन द लास्ट डेट 31 मार्च जो भी मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस है वो आपका टैक्स गेन है तो टैक्सेबल होगा और लॉस है तो अलाउ होगा। लेकिन नॉन मॉनेटरी वाला जो है वो लास्ट डेट पे आपको अलाउ या टैक्सेबल नहीं करना है। जब आपका सेटलमेंट होगा तो उस सेटलमेंट के टाइम पे क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा या फिर अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन 43A होती है और 43A क्या बोलती है कि इंडिया के बाहर से अगर आपने कोई भी असेट एक्वायर की है और उससे रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस होता है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, तो वो उसकी कॉस्ट में एडजस्ट हो जाता है। वो जैसा अपन ने 43A में पढ़ा हुआ है वैसा का वैसा होगा। तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लास्ट डेट पे ऑन द 31 मार्च मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन या लॉस है वो पीएनडल में जाएगा। नॉन मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड है वो अभी नहीं जाएगा, जब सेटलमेंट होगा सेटलमेंट के टाइम पे जाएगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गवर्नमेंट ग्रांट वाला पार्ट है, उसमें आप सिर्फ इतना एक चीज याद रखेंगे जो अपन ने ऑलरेडी एक सेक्शन पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर कि लाइक गवर्नमेंट ग्रांट है ना वो आपका टैक्सेबल कब होता है, इनकम टैक्स में एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट
या तो गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता है या फिर अक्रूड हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर। अक्रूड का मतलब होता है उससे अटैच ऑलरेडी जो कंडीशंस रहती है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऐसा माना जाएगा वो अक्रूड हो गया। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है या रिसीव हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में आप सिर्फ एक और चीज इस आईसीडीएस से रिलेटेड याद रख लेना, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस। क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, जो खर्चे के प्रोविजंस होते हैं वो प्रोविजंस अलाउ होते हैं या नहीं। जैसे आप इनकम टैक्स में देखोगे तो इनकम टैक्स में पीजीबीपी में एक सेक्शन 40 ए सब सेक्शन 7 थी, वो ये बोलती थी कि भैया आपका प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी डिसअलाउड होता है, तो वो ऐसे भी डिसअलाउड होगा। लेकिन बाकी वाले अगर कोई भी प्रोविजन है, तो जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी है या प्रोविजन फॉर अदर कोई प्रोविजन है, तो क्वेश्चन ये आता है सर वो प्रोविजन अलाउ होंगे या नहीं। तो ये आईसीडीएस बोलता है कि वो वाले प्रोविजंस अलाउ हो जाएंगे अगर यहां पे रीजनेबल सर्टेनिटी है। अगर रीजनेबल सर्टेनिटी है करके, ठीक है, रीजनेबल सर्टेनिटी है तो उस पर्टिकुलर केस में वो प्रोविजन अलाउ हो जाएंगे। तो आप ये चीज ध्यान रखना, अगर मान लो आपको पीजीबीपी के क्वेश्चन में दे रखा है प्रोविजन फॉर द वारंटी एंड इट इज मेड एज पर द रीजनेबल सर्टेनिटी, अगर वहां रीजनेबल सर्टेनिटी है तो वो वाला प्रोविजन अलाउ हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आईसीडीएस में ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। उसके बाद में आईसीडीएस के बाद अगर अपन अगले टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज द अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अमलगमेशन किसको बोलते हैं? या तो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन, या फिर दो कंपनी आपस में मिलकर और कोई तीसरी कंपनी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। लेकिन अमलगमेशन को अमलगमेशन बोलने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ऑल असेट एंड लायबिलिटीज है वो अमलगमेटिंग कंपनी की, वो अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि अमलगमेटिंग कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे उसमें से एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर, वैल्यू वाइज शेयर होल्डर, 75% वैल्यू वाइज शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उस पर्टिकुलर केस में वो अमलगमेशन माना जाएगा। अब एक बात समझना, अमलगमेशन के केस में क्या होगा, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा। तो मैं अगर शेयर होल्डर की बात करूं तो शेयर होल्डर को क्या होगा, अमलगमेटिंग कंपनी के बदले उसको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर मिलेंगे। मींस पुरानी कंपनी के बदले नई कंपनी के शेयर मिलेंगे। तो जब वो पुरानी कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी के शेयर मिलेंगे, वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, उस टाइम पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन जब भी फ्यूचर में आप नई कंपनी के शेयर बेचोगे, अमलगमेटेड कंपनी के शेयर बेचोगे, तो टैक्स लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे, पुरानी कंपनी के शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, पुरानी कंपनी के शेयर से। और अगर इंडेक्सेशन होता है तो कहां से लेंगे, पुरानी कंपनी के शेयर जब खरीदे थे वहां से उसका इंडेक्सेशन मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में क्या होगा। तो जो पुरानी कंपनी होती है वो जब भी असेट ट्रांसफर करती है, ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। और नई कंपनी के लिए उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, और इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से। अब एक और चीज समझना, जब भी अमलगमेशन होता है तो जो भी पीजीबीपी के लॉसेज है और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, पीजीबीपी के लॉसेस बट अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस को छोड़ दो, बाकी कोई भी बिजनेस के लॉसेस है एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो एज इट इज न्यू कंपनी को मिल जाता है और न्यू कंपनी उसको फ्रेश 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ऐसा आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़ेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है उसका कोई सेगमेंट टूट के और एक नई कंपनी बदल जाती है, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया कि ये एक कंपनी थी जिसका नाम था टाइटन लिमिटेड। टाइटन लिमिटेड का मान लो ये एक सेगमेंट है तनिष्क ज्वेलरी वाला, उसको अलग करके और एक नई कंपनी बना देते हैं तनिष्क लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड योर डीमर्जर। अब डीमर्जर के केस में क्या होता है, जो पुरानी कंपनी है वो भी रहती है इन एग्जिस्टेंस, तो उसको बोला जाता है डीमर्ज कंपनी, और जो न्यू कंपनी बन जाती है उसको बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी। अब एक बात समझना, डीमर्जर कब डीमर्जर माना जाएगा, उसमें कुछ कंडीशन है, 5 कंडीशन है, और इफ दिस 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन इट इज ट्रीटेड एज डीमर्जर। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि ये अंडरटेकिंग की ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए तनिष्क लिमिटेड को, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि भैया इसकी जो भी असेट है ना वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए, मींस रीवैल्यूड नहीं होना चाहिए, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन यहां पे ये है कि ये जो न्यू कंपनी बनी ना तनिष्क लिमिटेड, ये तनिष्क लिमिटेड क्या करेगी, पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को ये न्यू कंपनी शेयर इशू करने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट बेसिस, मान लो फॉर एन एग्जांपल दे डिसाइडेड द प्रोपोर्शन कि 5 इक्विटी शेयर आपके पास टाइटन के है तो आपको 1 इक्विटी शेयर तनिष्क का मिलेगा। तो अगर मान लो मेरे पास 50,000 है तो मुझे 10,000 मिलना चाहिए, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसका क्या होना चाहिए, शेयर इशू होने चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर
शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्स कंपनी। उसके बाद फोर्थ कंडीशन यह है कि एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर जो है टाइटन लिमिटेड के, वो तनिष्क के शेयर होल्डर बनने चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन यह है कि ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर होना चाहिए। ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर होना चाहिए, मींस गोइंग कंसर्न बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ये ट्रांसफर होना चाहिए, तभी बेटा ये डीमर्जर माना जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे ऊपर क्या बोला हुआ है कि भैया तनिष्क ज्वेलरी जो डिवीजन है इसके असेट, ऑल असेट एंड लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर होनी चाहिए, और वो कौन सी वैल्यू पे होनी चाहिए, बुक वैल्यू पे होनी चाहिए। लेकिन आईसीडीएस के पर्पस के लिए, नॉट आईसीडीएस, बेसिकली इंड एस पर्पस के लिए, अब इंड एस 2015, इंड एस रूल्स 2015 के एनेक्चर के हिसाब से बहुत बार क्या होता है, असेट अदर वैल्यू पे ट्रांसफर होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में चलेगा। अगर आपने इंड एस कंप्लायंस करने के लिए अगर अदर वैल्यू पे असेट को ट्रांसफर किया है तो चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात समझना, अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि देखो, आप पहले टाइटन के शेयर होल्डर थे और अभी भी टाइटन के शेयर होल्डर तो हो ही हो। अब आप ही का कंपनी टूट के एक नई कंपनी बन गया तनिष्क लिमिटेड। अब आपको इस तनिष्क लिमिटेड के शेयर और मिल गए, तो जब तनिष्क लिमिटेड के शेयर आपको मिल गए तो आपके हाथ में क्या होगा? पहली चीज तो एक बात बताओ, टाइटन का शेयर तो अपने पास अभी भी है, आपको एक्स्ट्रा है वो एडिशनल तनिष्क का शेयर मिल गया, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन ये तनिष्क के शेयर है वो अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो तनिष्क के शेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो तनिष्क के शेयर है वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए यहां पे एक फॉर्मूला दे रखा है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि देखिए, मैंने जो टाइटन के शेयर खरीदे थे, फॉर एन एग्जाम्पल टाइटन के शेयर मैंने 10 ईयर्स अगो खरीदे थे इन द 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज में खरीदे थे। अब टाइटन करके जो कंपनी है उसी का एक सेगमेंट अलग होके एक अलग कंपनी बन गई, और मान लो इसके तनिष्क के मुझे शेयर मिल गए, 200 शेयर मिल गए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो 200 शेयर की कॉस्ट क्या होगी? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि पहले आप एक काम करिए कि आपके पास डीमर्स कंपनी के जो शेयर है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 1 लाख है। मल्टीप्लाई करिए कि ये जो डीमर्जर हुआ उसमें तनिष्क की, टाइटन की कितनी नेट असेट ट्रांसफर हुई है तनिष्क को। फॉर एन एग्जाम्पल 200 करोड़ की असेट ट्रांसफर हुई है आउट ऑफ द टोटल नेटवर्थ ऑफ द 500 करोड़। मींस डीमर्जर की डेट पे फॉर एन एग्जांपल 200 करोड़ की असेट है वो ट्रांसफर हुई आउट ऑफ द टोटल नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ ऑफ द टाइटन लिमिटेड। टाइटन लिमिटेड का टोटल नेटवर्थ है वो 500 करोड़ था, उसमें से 200 करोड़ का ट्रांसफर हो गया। तो आपका अब जो तनिष्क के शेयर मिले हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 200 करोड़ असेट डिवाइड बाय नेटवर्थ एट द टाइम ऑफ द डीमर्जर वाज 500 करोड़, तो प्रोपोर्शनेटली 40,000 रुपीज आ जाएगा। ये 40,000 रुपीज अब मुझे जो तनिष्क का शेयर मिला है ना, वो तनिष्क के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। अब क्वेश्चन यह आएगा, टाइटन का शेयर तो स्टिल मेरे पास है, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? तो 1 लाख में से 40,000 को लेस कर दो, 60,000 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द टाइटन लिमिटेड शेयर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, टाइटन का डीमर्जर हुआ नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल करके, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि शेयर होल्डर के हाथ में जो न्यू कंपनी का शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर हेल्ड इन डीमर्स कंपनी, पुरानी कंपनी जो है उसके शेयर की आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, मल्टीप्लाई करिए नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ डीमर्स कंपनी जस्ट बिफोर द डीमर्जर, और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो भी आएगा दैट इज treated as your cost of acquisition of demerged company share। अब ये सॉरी, cost of acquisition of resulting company share। अब आप बोलोगे cost of acquisition of demerged company के शेयर की कॉस्ट कितनी होगी? तो आप एक काम करिए, टोटल डीमर्ज कंपनी के शेयर की कॉस्ट आपके थी कितनी, उसमें से रिजल्टिंग कंपनी के शेयर की कॉस्ट कितनी आ गई, तो जो बैलेंस बचेगा वो तुम्हारे डीमर्ज कंपनी के शेयर की कॉस्ट बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? तो देखो, अगर तनिष्क का शेयर मुझे मिला अभी है, लेकिन तो भी उसका मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा पता है? जब मैंने पुरानी टाइटन का शेयर खरीदा तो टाइटन का शेयर खरीदा था, वहां से मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा। जो तनिष्क लिमिटेड का शेयर है उसका भी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और इसका एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है कंपाइलर में, अगर आप देखेंगे तो कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इंडिया में मैं बता दूं, डीमर्जर भी टैक्स फ्री है, तो जब भी डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। और रिजल्टिंग कंपनी के लिए कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, और अगर इंडेक्सेशन होता है वो भी प्रीवियस ओनर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और मुझे लगता है इससे एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहां पे अमेंडमेंट है। एक सेक्शन हुआ करती है 94 सबसेक्शन 8 दैट इज रिलेटेड टू द बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन। अब एक बात समझना, ये बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन, ये सेक्शन क्या बोलती है?
ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी का या तो कोई भी यूनिट खरीदते हो, जैसे म्यूचुअल फंड यूटीआई की यूनिट्स खरीदते हो, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीदते हो, या फिर किसी भी कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हो, सिक्योरिटी में जैसे शेयर्स वगैरह खरीदते हो, और वो शेयर्स वगैरह कब खरीद रहे हो, बोनस मिलने के एग्जैक्टली 3 महीने के पहले के अंदर अंदर। मींस ये बोनस का रिकॉर्ड डेट है। बोनस का एक रिकॉर्ड डेट होता है, जब भी कोई कंपनी है या म्यूचुअल फंड है वो बोनस देते हैं तो बोनस का एक रिकॉर्ड डेट होता है। तो ये मान लो बोनस का एक रिकॉर्ड डेट है, तो इस रिकॉर्ड डेट के एग्जैक्टली 3 मंथ के पहले के अंदर अंदर आप क्या करते हो, सिक्योरिटी या यूनिट एक्वायर करते हो, और यहां पे रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस यूनिट मिल जाती है या बोनस सिक्योरिटी बोनस शेयर मिल जाते हैं। और आप क्या करते हो पता है, इस रिकॉर्ड डेट से नेक्स्ट 9 मंथ के अंदर अंदर, नेक्स्ट 9 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो कि जो ओरिजिनल शेयर या यूनिट्स था ना उसको सेल कर देते हो, और बोनस शेयर्स या बोनस सिक्योरिटी है उसको हेल्ड करते हो, मींस उसको अपने पास में रखते हो। अब एक बात बताओ, जैसे ही बोनस मिल जाता है उसके बाद क्या होता है, मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी, तो ओरिजिनल को बेचने से आपको लॉस होगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं वो लॉस को हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, बट वो लॉस को हम क्या बना देंगे, जितनी आपकी बोनस शेयर्स या यूनिट लेफ्ट आउट है ना उसकी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यहां पे बेटा 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। क्या क्या 4 चीजें, ऑल पीपल पे अटेंशन। लॉ मेकर्स बोलते हैं, जैसे पहली चीज तो यह है कि ये कॉन्सेप्ट पहले सिर्फ यूनिट पे लगता था, बट बाय फाइनेंस एक्ट 2022 निर्मला सीतारमण जी मेड द अमेंडमेंट एंड नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द सिक्योरिटीज ऑल्सो। इसका मतलब बोनस शेयर भी इसमें कवर हो जाएगा। अब आप मेरी तरफ देखो, इधर देखो, देखो बड़ा सिंपल है कि मान लो बोनस का ये रिकॉर्ड डेट है, ये जो है ये रिकॉर्ड डेट है बोनस का। रिकॉर्ड डेट जिस बोनस का मतलब इस दिन आपको, या तो इस दिन जो होल्डर रहता है उसको बोनस शेयर या बोनस यूनिट मिलने वाला है, ये बोनस का रिकॉर्ड डेट है। इस रिकॉर्ड डेट के एग्जैक्टली पीछे के 3 महीने के पहले के अंदर अंदर, 3 मंथ के पहले के अंदर अंदर आप क्या करते हो, ओरिजिनल शेयर्स या ओरिजिनल यूनिट्स एक्वायर करते हो, और यहां पे आपको बोनस मिल जाता है। और जैसे ही बोनस मिला, रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो, ओरिजिनल वाला शेयर या यूनिट्स बेच देते हो, ओरिजिनल वाला शेयर्स या यूनिट बेच देते हो, एंड बोनस शेयर्स या बोनस यूनिट हेल्ड करते हो, हेल्ड करते हो, हेल्ड करते हो। तो उस पर्टिकुलर केस में ओरिजिनल को बेचने पे अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस को हम सेट ऑफ करने नहीं देंगे, कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, और वो लॉस को हम क्या बना देंगे, आपके बोनस यूनिट या बोनस शेयर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे, जो कि लेफ्ट ओवर है, मतलब जितना बचा है उसकी उस कॉस्ट बना देंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, ये आपकी रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली 3 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो, ओरिजिनल शेयर या यूनिट एक्वायर करते हो। रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस यूनिट मिलती है, और रिकॉर्ड डेट के बाद के 9 मंथ के अंदर अंदर अगर आप ओरिजिनल शेयर्स या यूनिट बेच देते हो और आप बोनस शेयर्स या यूनिट हेल्ड करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में ओरिजिनल को बेचने पे जितना भी लॉस होगा वो तुम्हारे बोनस की क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बन जाएगी। मैंने इसके लिए सफिशिएंट एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर आप ये एग्जांपल 4 सॉल्व कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा आराम से। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अगर जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में एक डिबेंचर है, और डिबेंचर पे मुझे पता है 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 29 दिसंबर को वो बॉन्ड्स किसी को ट्रांसफर कर दूंगा, इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा करके, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद वापस मैं खरीद लूंगा सेम रेट पे, तो इंटरेस्ट इनकम उसकी इनकम बन जाएगी। और मान लो उसको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है, कम रेट से टैक्स लगता है, तो ये प्लानिंग हो जाएगी। तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है कि इंटरेस्ट डेट से पहले वो बॉन्ड्स या डिबेंचर को किसी को ट्रांसफर कर देता है, इंटरेस्ट मिलने के बाद वो वापस रीएक्वायर कर लेता है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो इंटरेस्ट जो मिला है ना उस पर्सन को, वो उसके हाथ में टैक्सेबल ना करके और ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल कर सकता है करके, ठीक है। On the same line, there is one more section 94(7) that is the interest stripping transaction. अब ये वाली सेक्शन आप स्किप भी कर लोगे तो भी चलेगा, बट ये है क्या, ये सेक्शन ये बोलती है कि मान लो आप क्या करते हो कि अगर मान लो आपको ये इंटरेस्ट मिलने वाला है, यहां पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, उससे 3 मंथ के पहले के अंदर अंदर, उसके 3 मंथ के पहले के अंदर अंदर
आप कोई सिक्योरिटी या यूनिट एक्वायर करते हो, यहां पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है और वो इंटरेस्ट अगर टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट क्या है? एग्जेम्प्ट है। और इस इंटरेस्ट जब मिला, इंटरेस्ट की जो रिकॉर्ड डेट है उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आप सिक्योरिटी सेल कर देते हो, या 9 मंथ के अंदर अंदर आप यूनिट सेल कर देते हो। और अगर वो सिक्योरिटी या यूनिट को सेल करने पे लॉस होता है तो वो लॉस इग्नोर करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट जितना इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हुआ था। जितना इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हुआ था उस हद तक वो आपका क्या करना पड़ेगा? लॉस इग्नोर करना पड़ेगा। मींस उसको आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते है करके। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लो तो चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, एक टॉपिक आता है, दैट इज द टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एंड डीम्ड डिविडेंड। सबसे पहले दो तरह की कंपनी होती है, वन इज द इंडियन कंपनी एंड वन इज द फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। लेकिन सर डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है? तो मैं बता दूं, देखो ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी। जितनी भी इंडियन कंपनीज है वो डोमेस्टिक कंपनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी अगर फॉरेन कंपनी मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अगर फॉरेन कंपनी ने कोई प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो वो फॉरेन कंपनी है, वो भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। तो देखो मैं बोलूंगा ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी, बट ऑल डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट इंडियन कंपनी, बिकॉज फॉरेन कंपनी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी अगर उसने कुछ प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब ये प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं? तो प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट में उनको शेयर सर्टिफिकेट, शेयर रजिस्टर इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा, एजीएम इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा, एजीएम इंडिया में होगा एंड ऑल। तो बट ऐसा होता नहीं है करके। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बात बताऊं, अभी आज की डेट में आपको डिविडेंड जो मिलता है ना, वो आपके लिए आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता है, सीधा आप डिविडेंड को आईएफओएस में टैक्सेबल कर दीजिए करके। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, सर अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला वो भी टैक्सेबल है, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला वो भी टैक्सेबल है? आंसर इज यस। अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है दैट इज आल्सो टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसीवर, एंड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला दैट इज आल्सो टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रिसीवर एज पर नॉर्मल टैक्स रेट। नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है। लेकिन एक चीज समझना, आपको पता है लास्ट ईयर तक एक सेक्शन हुआ करती थी, दैट सेक्शन नंबर वाज 115 बीबीडी करके। उसमें यह लिखा होता था कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है जिसमें वो 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो दैट वाज टैक्सेबल एट द रेट 15%। एक चीज समझना, वो सेक्शन हट गई है, दैट सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल नाउ। तो आप 115 बीबीडी को आप भूल जाना अगर आपने कहीं पहले पढ़ा हो, अपन ने बुक में कवर नहीं किया क्योंकि वो हटा दिया गया है करके। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखिए कि डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है या फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, दैट इज टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट इन हैंड्स ऑफ द रिसीवर। लेकिन क्वेश्चन ये आता है डिविडेंड टैक्सेबल कब होगा? तो बेटा देखो, डिविडेंड टैक्सेबिलिटी के लिए एक सेक्शन होती है सेक्शन 8 करके, और सेक्शन 8 ये बोलती है कि अगर वो फाइनल डिविडेंड है तो फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल आपके हाथ में उस ईयर में होगा जिस ईयर में वो कंपनी उसको एजीएम में डिक्लेयर करती है। मींस कंपनी एजीएम में डिक्लेयर करती है उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। If it is a final dividend, then it will be taxable in hands of shareholder in the year in which company declared that dividend in the AGM. बट अगर वो डीम डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड है तो आप ये ध्यान रखना, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड और पेड। सो बेसिकली मैं ये बोलूं कि देखो, फाइनल डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इन द ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड इन द एजीएम। बट अगर मान लो डीम डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड है, जिस ईयर में आपको रिसीव होता है उस ईयर में आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और बात समझना, सर आप बोल रहे हो डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो शेयर्स जो है वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इफ शेयर्स आर स्टॉक इन ट्रेड देन डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक दे रखा है, एक डिविडेंड से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, वो बोलता है कि अगर मान लो आपके शेयर्स है वो स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, और भैया जब पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है तो बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे भी आप उसके सामने ले सकते हो। बट अगर डिविडेंड आईएफओएस में टैक्सेबल होता है ना, तो यू नो दैट आप कोई भी उसके सामने खर्चा नहीं ले सकते, एक ही खर्चा ले सकते हैं, वो इंटरेस्ट का, और वो इंटरेस्ट का भी एक लिमिट होता है अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड के 20% से ज्यादा कोई भी इंटरेस्ट का खर्चा नहीं हो सकता। उसके आगे कॉन्सेप्ट आता है डीम डिविडेंड। अब ये डीम डिविडेंड क्या होता है? तो डीम डिविडेंड में बहुत सारी सेक्शन है, 222 ए बी सी डी एंड ई करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए की। ए को ऐसे याद रखोगे, डीम डिविडेंड ए फॉर असेट, क्या ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर असेट। 222 ए क्या बोलती है कि अगर कोई भी कंपनी है वो किसी भी शेयर होल्डर को असेट बांटती है, क्या बांटती है? असेट बांटती है।
असेट बांटती है तो वो असेट की वैल्यू है वो डीम डिविडेंड मानी जाएगी उस शेयर होल्डर के हाथ में, बट टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। जितना कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो उस प्रॉफिट में से कोई बोनस शेयर इशू कर रखे तो वो भी आपका कैपिटल माना जाए, वो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस माना जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें क्या हुआ कि रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट 10 लाख है और उसमें ऐसा दे रखा है कि 2 लाख के बोनस शेयर इशू किए हैं, तो यहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट है वो टोटल आपका 12 लाख लिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 222 ए क्या बोलती है, ए फॉर असेट, कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को असेट बांटती है तो असेट बांटा तो वो शेयर होल्डर को जो असेट मिला ना वो डीम डिविडेंड माना जाएगा, बट टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। उसके बाद 222 बी, बी का मतलब होता है कि आप एक बात समझना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हैं उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर बोनस शेयर दिया या फिर किसी भी शेयर होल्डर को आपने डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए तो उस पर्टिकुलर केस में ये डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जैसे मान लो किसी शेयर होल्डर को डिबेंचर दिए वो 12 लाख के दिए, बट कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 7 लाख ही है तो उसमें 7 लाख ही डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो देखिए 222 A for asset, B for bonus share to preference shareholder और टू एनी शेयर होल्डर अगर आप क्या दे रहे हो, डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हो। तो उसके बाद 222 सी, सी का मतलब होता है क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी। आप ये समझिए कि कंपनी क्लोज डाउन हो गई, और जब कंपनी क्लोज डाउन कब होती है, लिक्विडेशन पे। लिक्विडेशन पे अगर शेयर होल्डर को कोई भी असेट बांटी जाती है तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। एंड 222 डी का मतलब होता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, इसको डी को आप ऐसे याद रखिए, डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। बहुत बार क्या होता है कि अगर मान लो किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी क्या करती है 10 रुपीज को अगर 8 रुपीज पे लाके और 2 रुपीज शेयर होल्डर को वापस पे कर देती है, 2 रुपीज है वो शेयर होल्डर को दे देती है, तो यहां पे शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके और 2 रुपीज अगर शेयर होल्डर को दे दिया तो वो तुम्हारा डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अपन ने क्या पढ़ा 222 ए बी सी डी, ऐसे याद कैसे रखना है, ए फॉर असेट, बी फॉर बोनस शेयर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द एनी शेयर होल्डर। सी मतलब क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन। डी का मतलब डिक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड पे ऑफ टू द शेयर होल्डर। तो यहां पे डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। अब एक और चीज समझना, जब भी यहां पे 222 ए में असेट बांटी जाती है, जैसे 222 सी में असेट बांटी जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में असेट की वैल्यू क्या लोगे, बुक वैल्यू डीम डिविडेंड मानी जाएगी या फेयर मार्केट वैल्यू? राइट आंसर इज अ फेयर मार्केट वैल्यू। जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा ना वो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं 222 ई, एंड 222 ई इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन। अब एक चीज समझना, 222 ABCD और ई में कुछ डिफरेंसेस है, पहले वो डिफरेंसेस की मैं बात कर लूं। तो डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो पहला डिफरेंस तो ये है कि देखिए 222 ABCD में हर जगह क्या लिखा हुआ है कि इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटलाइज्ड और नॉट। मींस अगर कोई भी कैपिटलाइज प्रॉफिट कर लिया है वो प्रॉफिट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन 222 ई में सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है, यहां पे वर्ड कैपिटलाइज्ड और नॉट नहीं लिखा हुआ। दूसरी चीज 222 ABCD जो है ना दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, बट 222 E इज एप्लीकेबल ओनली टू द क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है यहां पे अनलिस्टेड कंपनी करके, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं 222 E को। 222 E क्या बोलती है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। 222 E ये बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो क्या करती है अपने किसी शेयर होल्डर को कोई लोन और एडवांस दे देती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को लोन और एडवांस दे देती है और उस शेयर होल्डर के पास 10% और मोर का वोटिंग पावर है, मिस इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो गाइस वो लोन और एडवांस है ना दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। वो लोन और एडवांसेस है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा इस शेयर होल्डर के हाथ में, बट टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर कोई भी कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को लोन और एडवांस देती है जिसके पास 10% और मोर का वोटिंग पावर है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो लोन और एडवांस है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा उस शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब एक और चीज समझना, अगर लोन और एडवांस उस शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता लेकिन लोन और एडवांस किसी कंसर्न को दिया जाता है, कंसर्न का मतलब होता है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, उसको दिया जाता है और उसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है,
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग और 20% और मोर का पीएसआर, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो अगर इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर कंसर्न में और उस कंसर्न को लोन और एडवांसेस दिया तो उस कंसर्न के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो ये लोन और एडवांसेस किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है लेकिन इस शेयर होल्डर के बिहाफ पे दिया जाता है या बेनिफिट के लिए दिया जाता है तो ये डीम डिविडेंड माना जाएगा इस शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। यहां पे यूज नहीं हुआ है वेदर कैपिटलाइज और नॉट वर्ड, यहां पे यूज नहीं हुआ है। 222E में सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है। अब एक चीज समझना, यहां पे मैंने क्या दे रखा है कि अगर आपने किसी कंसर्न को लोन दिया तो वो कंसर्न के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, लेकिन यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू और आता है और कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू बोलता है कि यहां तीनों ही केस में अगर शेयर होल्डर को लोन दिया, कंसर्न को दिया या एनी पर्सन को दिया, यहां पे डीम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में ही माना जाएगा। ऐसा एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू और आता है। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये 10% और मोर का वोटिंग पावर कब होना चाहिए? ऑन द डेट ऑफ द लोन। मतलब जिस दिन लोन दिया जा रहा है इस शेयर होल्डर को या कंसर्न को या किसी और पर्सन को, उस दिन इस पर्सन के पास 10% और मोर का वोटिंग पावर वाला इक्विटी शेयर होल्डिंग होना चाहिए तो ही यहां डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, अदरवाइज यहां पे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना सर, अगर कोई कंपनी है उसने क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया और शेयर होल्डर ने क्या किया, दूसरे दिन रीपे कर दिया वापस, तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस, तो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। या फिर मान लो शेयर होल्डर जो है वो सफिशिएंट इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस, तो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो कुल मिला के मैं बता दूं यहां पे डिमिंग फिक्शन है, एक बार अगर लोन दे दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब एक और चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि भैया यहां पे आपने लोन और एडवांस दिया तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, यहां तो एडवांस भी कवर है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि यहां पे ट्रेड एडवांसेस कवर नहीं है। ट्रेड एडवांसेस का मतलब होता है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे शेयर होल्डर है वो एडवांस ले लेता है कुछ कंपनी के काम के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेड एडवांस। तो ट्रेड एडवांसेस यहां पे कवर नहीं होंगे। जैसे मैं दुबई गया और दुबई से मेरी कंपनी के लिए मेरे को कुछ कैमरा खरीदना था, तो दिस इज कॉल्ड, मैंने एडवांस लिया और उसी एडवांस से कैमरा कंपनी के लिए खरीद के आया, तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना बेटा, 5 चीजें ऐसी है जो आपका डिविडेंड नहीं माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। सबसे पहली चीज ये कि अगर कोई भी कंपनी है उसका मनी लेंडिंग का ही बिजनेस है एंड कंपनी इज गिविंग द लोन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, मींस मनी लेंडिंग इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। मनी लेंडिंग है वो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई कंपनी लोन दे रही है तो वो डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लो कंपनी ने लोन दिया, पहले वो डीम डिविडेंड मान लिया गया 222E में, और उसके बाद में कंपनी क्या करती है, एक्चुअल डिविडेंड देती है और एक्चुअल डिविडेंड को उस लोन के सामने सेट ऑफ कर देती है। एक्चुअल डिविडेंड जब दे रही है उस टाइम पे जो लोन है उस लोन के सामने सेट ऑफ कर देती है एक्चुअल डिविडेंड को, तो उस पर्टिकुलर केस में वो सेट ऑफ वाला अमाउंट फिर डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जब लोन दिया था पहले तो डीम डिविडेंड माना जा चुका है। अब कंपनी एक्चुअल डिविडेंड देती है और एक्चुअल डिविडेंड को उस लोन के सामने सेट ऑफ कर देती है, तो वो तुम्हारा डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर देती है तो वो भी तुम्हारा डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। और उसके बाद में जो 222C हमने पढ़ा था, दैट इज क्लोज डाउन लिक्विडेशन, एंड 222D हमने पढ़ा था डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, वो दोनों ही सेक्शन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में नहीं लगेगी। एंड उसके बाद में अगर मान लो जब भी डीमर्जर होता है और डीमर्जर के केस में जो नई कंपनी बनती है ना, रिजल्टिंग कंपनी तनिष्क लिमिटेड, वो जब टाइटन लिमिटेड के शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर देती है तो वो तुम्हारा डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 80M करके। और 80M क्या बोलती है, दैट इज द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। अब एक बात समझना, अगर एक कंपनी है उसको किसी दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो पहले वो IFRS में टैक्सेबल होगा। अब यार एक बात बताओ, वो कंपनी ने उसी डिविडेंड में से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया तो वो शेयर होल्डर के हाथ में वापस टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहां तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। तो इसके लिए लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, 80M करके एक डिडक्शन की सेक्शन है, ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है, लेकिन इसको पढ़ते हम यहां पे है। ये सेक्शन बहुत ही सिंपल सी सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, पहली चीज दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द डोमेस्टिक कंपनी, ये सेक्शन सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी को कोई भी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है या किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है
या किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है। तो देखो कहां से, एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसको किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, या फिर किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है। और वो जो डिविडेंड है पहले आईएफओएस में टैक्सेबल कर दो, और आईएफओएस में एक ही चीज का डिडक्शन मिल सकता है, किसका, इंटरेस्ट का, एंड दैट शुड बी अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड। तो आप आईएफओएस में टैक्सेबल कर दो। उसके बाद में वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो गया, वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद में उसमें से एक डिडक्शन मिलेगा एटीएम का, और वो डिडक्शन कितना मिलेगा पता है, जितना इनका डिविडेंड इनकम इस बार बना है एंड जितना डिविडेंड इस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है अप टू द ड्यू डेट, अप टू द ड्यू डेट। और ड्यू डेट का मतलब होता है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एग्जैक्टली एक महीना पहले, दैट इज कॉल्ड अप टू द ड्यू डेट। इन सिंपल वर्ड मैं ये बोल दूं, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एक महीने पहले टैक्स ऑडिट होती है। तो ऑडिट की ड्यू डेट तक जितना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, विच एवर इज लोअर है, उतने का डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा कंपनी को। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, उनको किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड जो मिला, फॉरेन कंपनी से मिला, बिजनेस ट्रस्ट से मिला, पहले हम आईएफओएस में टैक्सेबल कर देंगे, उसके बाद वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब डिडक्शन कितना मिलेगा पता है, जितना डिविडेंड इनकम है एंड जितना डिविडेंड हमने, हमारी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया अप टू ड्यू डेट। ड्यू डेट मींस 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। सो हमारी कंपनी का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आएगा 31 अक्टूबर, तो उससे एक मंथ पहले मींस 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक जितना डिस्ट्रीब्यूट किया वो डिविडेंड, और जितना डिविडेंड इनकम हमारा है विच एवर इज लोअर है, उतने का हमको एटीएम में क्या मिल जाएगा, डिडक्शन है, वो डिडक्शन मिल जाएगा करके। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने यहां पे दे रखा है टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अप टू 31 मार्च 2020। उससे पहले डिविडेंड के साथ क्या होता था अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में कुछ केस लॉज है। सबसे पहला क्या है, श्री रमा मल्टीटेक लिमिटेड 2018 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या हुआ कि एक जो कंपनी है, वो कंपनी बेसिकली शेयर इशू करने जा रही है, और शेयर इशू करने जा रही है, और उस केस में क्या हुआ कि पहले, अभी तो आजकल तो क्या होता है, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो उसका जो पैसा कंपनी ले नहीं सकती। आपको पता है वो पैसा ब्लॉक होता है, सिर्फ आपके अकाउंट से जब आप आईपीओ लगाते हो तो पैसा ब्लॉक होता है, जाता नहीं है, बट पहले जाता था। तो कंपनी को पैसा मिला, और स्टैट्यूटरी लॉ का रिक्वायरमेंट था कि कंपनी को उसको सेपरेट अकाउंट में पार्क करना पड़ेगा, और जब भी शेयर का अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिन एप्लीकेशन को अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका रिफंड हो जाएगा, और बाद में वो पैसा यूज कर सकते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, एक अलग अकाउंट में उस पैसे को पार्क कर दिया, और वो पार्क करने के बाद अब जब पैसे को अलग अकाउंट में पार्क किया, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल गया। अब कंपनी ने क्या किया, उस इंटरेस्ट को जो भी शेयर इशू एक्सपेंडिचर थे उसके सामने एडजस्ट कर लिया, शेयर इशू एक्सपेंडिचर के सामने एडजस्ट कर लिया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि नहीं, ये जो इंटरेस्ट मिला है इट शुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्या यहां असेसिंग ऑफिसर सही है या कंपनी सही है? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नो, दैट इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज यहां पे कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर इन्वेस्टमेंट किया होता है उसका इंटरेस्ट आता है, वो आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। यहां पे तो वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी, लॉ का रिक्वायरमेंट था कि उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अकाउंट में पार्क करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अलग अकाउंट में पार्क किया, और तो जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट, वो एडजस्ट हो जाएगा किसके सामने, आपके जो भी पब्लिक इशू से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में पार्ले प्लास्टिक लिमिटेड 2011 बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। सर क्वेश्चन ये आता है, अभी आपने बताया था कि अगर कोई कंपनी का मनी लैंडिंग का बिजनेस है, और मनी लैंडिंग है वो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे वो डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, बट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस बोलेंगे किसको? तो यहां पे इन्होंने बोला कि दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो आपको चेक करना पड़ेगा, फैक्ट टू फैक्ट देखना पड़ेगा करके। ठीक है, हो सकता है जैसे मान लो मैं, हमारे 2-3 बिजनेस है और उसमें एक मनी लेंडिंग का बिजनेस है, बट मनी लेंडिंग का बिजनेस सब्सटेंशियल पार्ट है या नहीं, तो दैट डिपेंड करेगा, वो प्रॉफिट पे डिपेंड कर सकता है, टर्नओवर पे डिपेंड कर सकता है, मैन पावर पे डिपेंड कर सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिपेंड कर सकता है, और इन सब बेसिस पे डिपेंड करेगा। आप ऐसा फ्लैट नहीं बोल सकते कि ये सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है या नहीं मनी लेंडिंग। उसके बाद एक वीर विक्रम वेद का केस लॉ है, और ये केस लॉ ये बोलता है, इसमें हुआ क्या कि एक कंपनी ने क्या किया कि अपना जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर का प्रीमाइसेस भाड़े पे लिया, और उसका रिपेयरिंग कराया। तो डायरेक्टर का प्रीमाइसेस, डायरेक्टर शेयर होल्डर था, उसका प्रीमाइसेस भाड़े पे लिया और उसका रिपेयरिंग कराया। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये 222E में टैक्सेबल हो जाएगा? क्या ये डीम डिविडेंड माना जाएगा कि इसमें बेनिफिट दे दिया शेयर होल्डर को और लोन और एडवांसेस दे दिया? आंसर इज नो, ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा करके। ठीक है, उसके बाद एक और केस लॉ है प्रदीप कुमार मल्होत्रा, ये भी सेम ऐसा ही केस लॉ। इसमें क्या हुआ कि शेयर होल्डर जो था प्रदीप कुमार मल्होत्रा, उसने अपनी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी, उस कंपनी को क्या किया, कुछ बेनिफिट दिया। मींस मान लो फॉर एन एग्जांपल
केवल उसने उसकी पर्सनल गारंटी दी, और पर्सनल गारंटी दी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी दी, और कंपनी ने लोन लिया, और उसके बदले क्या हुआ कि इसने कंपनी से कुछ पैसा लिया। तो कंपनी से कुछ पैसा लिया, और उस लिए लिया क्योंकि इसने कंपनी को बेनिफिट दिया था। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्या ये डीम डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज नो, यहां पे भी डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर एडवांस और लोन इज गिवन टू द शेयर होल्डर इन रिटर्न ऑफ एडवांटेज और बेनिफिट कंफर्म ऑन द कंपनी बाय द शेयर होल्डर, same shall not be treated as deemed dividend. In the present case, advance given by company to the shareholder to permit allow to the company to mortgage the asset of the shareholder for obtaining the loan from the bank by the company. तो कंपनी को बैंक से लोन लेना था, शेयर होल्डर को बोला तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी यार मॉर्गेज कर देना, उसने मॉर्गेज कर दी और उसके लिए उसको कुछ एडवांस दिया। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या ये डीम डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज नो, ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 इज रिलेटेड टू द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के केस में सर क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, टैक्स ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इन हैंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। लिक्विडेशन के केस में कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बात समझना, कंपनी जब असेट ट्रांसफर करेगी शेयर होल्डर को, तो क्या कंपनी का हाथ में ये ट्रांसफर माना जाएगा? और क्या कंपनी को कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं, कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है इन केस ऑफ द लिक्विडेशन। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? तो एक बात समझना, एक तो हमने 222C सेक्शन पढ़ा था, और 222C क्या बोलता है? सी का मतलब होता है क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, मींस कंपनी का क्लोज डाउन हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाता है। और लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कोई भी कंपनी है वो शेयर होल्डर को असेट बांटती है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो पहले तो डीम डिविडेंड माना जाएगा इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। एंड उसके बाद में यहां पे कैपिटल गेन भी लगेगा। अगर शेयर होल्डर को कोई असेट मिलती है तो कैपिटल गेन भी लगेगा। लेकिन कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैपिटल गेन किस पे लग रहा है? क्योंकि उसका शेयर जा रहा है ना, शेयर होल्डर का शेयर की वैल्यू है वो रेलिंक्विश हो गई, वो एक्सटिंग्विश हो गई, शेयर की आज कोई वैल्यू ही नहीं है करके, ठीक है। और लिक्विडेशन में शेयर होल्डर को असेट मिलती है, तो जिस ईयर में असेट मिलती है, जिस ईयर में उसको पैसा मिलता है, उस ईयर में शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। अब ये कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले शेयर होल्डर को जो मनी मिला है वो आप ले लीजिए। दूसरा, शेयर होल्डर को जो असेट मिली है उसकी आप फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो असेट मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए। जो भी टोटल अमाउंट आएगा, उस टोटल अमाउंट में से जितना ऑलरेडी डीम्ड डिविडेंड 222C में माना जा चुका है, जितना ऑलरेडी डीम डिविडेंड माना जा चुका है शेयर होल्डर के हाथ में 222C में, उतना आप लेस कर दीजिए, क्योंकि उस पे ऑलरेडी टैक्स उसने IFRS में भर दिया है, तो उतना लेस कर दीजिए। बाकी जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। माइनस कर दीजिए जो शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा था, तो शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो आप माइनस कर दीजिए। जो भी बचेगा दैट इज शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स। अब एक चीज समझना, यहां पे ये कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में शेयर होल्डर को असेट मिलती है। जिस ईयर में शेयर होल्डर को असेट मिलती है, शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, उस ईयर में ये कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन एक बात समझना, यहां पे शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कहां से कहां तक लोगे पता है? जब शेयर खरीदा था तब से लेकर और कंपनी लिक्विडेशन में गई उस डेट तक का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे। कंपनी वेंट इनटू द लिक्विडेशन, जिस दिन कंपनी वेंट इनटू द लिक्विडेशन ऑन दैट डेट ओनली, उस दिन तक का ही आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है। अगर मान लो जैसे अनलिस्टेड कंपनी वगैरह है और इंडेक्सेशन करते हैं, तो इंडेक्सेशन आपको उस ईयर तक करना है जिस ईयर में कंपनी लिक्विडेशन में गई करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, जो असेट मिलती है शेयर होल्डर को लिक्विडेशन में, अगर फ्यूचर में वो असेट को बेचने जाता है शेयर होल्डर, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? तो मैं बताऊं, जो यहां फेयर मार्केट वैल्यू आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लिया था, वही फेयर मार्केट वैल्यू फिर उसकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। कंपाइलर से सीधा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, वो रघु वाला क्वेश्चन है, वो अगर आप देखोगे तो आपका ये टॉपिक फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू बायबैक ऑफ द शेयर्स। अब एक बात समझना, बायबैक के केस में क्या होगा? तो दो चीज है। सबसे पहली चीज ये कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा, और अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉरेन कंपनी के केस में, मींस अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, अदर देन द शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ दो तो बच गया फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी अगर अपने शेयर को बायबैक करती है तो कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन कैसे लगेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बायबैक प्राइस आ जाएगा आपका करके, ठीक है, और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो शेयर का था वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो कैपिटल गेन बच जाएगा। लेकिन बेटा एग्जाम में ये नहीं आने वाला, एग्जाम में आने वाला है कि अगर मान लो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा।
डोमेस्टिक कंपनी, वेदर वो शेयर आपका लिस्टेड शेयर है या अनलिस्टेड शेयर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर डोमेस्टिक कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा? तो डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जो भी बायबैक प्राइस होगा माइनस इशू प्राइस, इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस पे इस डोमेस्टिक कंपनी को 23.296% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो जो भी बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, जो डिफरेंस रहेगा, ऑन दैट डिफरेंस कंपनी विल पे द टैक्स एट द रेट 20% प्लस 12% सरचार्ज ऑलवेज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज, मींस इफेक्टिवली 23.296% की रेट से उस डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बायबैक। बायबैक जिस दिन हुआ उससे 14 डेज के अंदर अंदर ये टैक्स पे करना पड़ेगा। अब शेयर होल्डर के हाथ में क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू सेक्शन 1034A। अब एक और चीज समझना, सर अगर मान लो 14 डेज में टैक्स पे नहीं किया कंपनी ने तो क्या होगा? 15th डे से कंपनी को 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कंपनी जो है वो असेसी इन डिफॉल्ट मानी जाएगी, उस पे पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि कंपनी को बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, इस डिफरेंस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बायबैक प्राइस समझ में आता है, व्हाट अबाउट द इशू प्राइस? सर इशू प्राइस तो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। आंसर इज यस। तो इशू प्राइस से रिलेटेड यहां पे एक रूल दे रखा है, रूल नंबर 40BB करके, और 40BB रूल में बहुत सारे सब रूल है, उसमें एक एक चीज है वो अपन समझते हैं, बड़ा सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई कंपनी है उसने शेयर इशू किया था और लोगों ने सब्सक्राइब किया था तो उस पर्टिकुलर केस में इशू प्राइस कितना लिया जाएगा? जितना कंपनी को पैसा मिला था इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक शेयर है, उसका फेस वैल्यू जो था, दैट फेस वैल्यू वाज 10 रुपीज एंड उसको इशू किया था 70 रुपीज पे, इशू प्राइस 70 था बिकॉज क्योंकि उसमें आपका प्रीमियम है वो 60 था, तो यहां पे इशू प्राइस कितना लिया जाएगा? 70 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 70 लिया जाएगा। अब एक और चीज समझना, लेकिन अगर मान लो कंपनी ने पहले शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न कर लिया है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी बायबैक से पहले भी अगर मान लो शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न कर दिया है, तो जितना रिटर्न कर दिया है वो आप इशू प्राइस में से लेस कर दीजिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे 70 रुपीज है वो इशू प्राइस था, बट पहले ऑलरेडी सपोज 5 रुपीज शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया था, तो अभी इशू प्राइस कितना? 65 बचा, तो 65 विल बी ट्रीटेड एज द इशू प्राइस करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में सब रूल नंबर 30 बोलता है कि अगर आपको कोई ईसॉप में शेयर मिलता है तो उसका इशू प्राइस क्या होगा? तो ईसॉप में शेयर मिलता है उसका इशू प्राइस होगा उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से मींस कंपनी ने अगर ईसॉप निकाला है करे, तो ईसॉप जब दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में एंट्री क्या होती है? आपको पता रहेगा एंट्री होती है, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा कंपनी को आता है, ईसॉप एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट करके, ठीक है, और क्रेडिट क्या करते हो? शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है वो क्रेडिट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होता है और अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम विच एवर इज लोअर है, वो इशू प्राइस माना जाएगा। बट मैं बता दूं यहां पे ये दोनों अमाउंट है वो 99.99% केसेस में सेम ही आने वाले हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कंपनी के लिए आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं, क्योंकि कंपनी को टैक्स भरना है ऑन द बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस पे। तो इशू प्राइस क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो ईसॉप के केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी ट्रीटेड एज इशू प्राइस। अब एक और चीज समझना, अगर अमलगमेशन में अगर एक पुरानी कंपनी है वो नई कंपनी में मर्ज हो जाती है, अब नई कंपनी है वो शेयर इशू करती है पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को, तो सर इसमें इशू प्राइस कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल है कि पुरानी कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तो पुरानी कंपनी को कितना पैसा मिला था, तो पुरानी कंपनी को जितना पैसा मिला था डिवाइड कर दीजिए नई कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है, डिवाइड कर दीजिए नई कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है, तो आपको पर शेयर का इशू प्राइस मिल जाएगा। अगर डीमर्जर हुआ तो जैसे डीमर्जर के केस में अपन एग्जांपल लेते हैं वो टाइटन एंड तनिष्क का, तो टाइटन ने फॉर एन एग्जांपल पहले शेयर इशू किए थे 1 लाख शेयर और उसका उनको 100 रुपीज के हिसाब से सपोज फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ मिला था। अब टाइटन का डीमर्जर हो गया, तनिष्क अलग कंपनी बन गई। अब तनिष्क लिमिटेड अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है, टाइटन के शेयर होल्डर को ही करेगी ना। तनिष्क लिमिटेड टाइटन के शेयर होल्डर को फ्री ऑफ शेयर इशू कर दिया, टाइटन के शेयर होल्डर को जो तनिष्क लिमिटेड ने शेयर इशू किया, तो तनिष्क लिमिटेड के जो शेयर है उसका इशू प्राइस क्या आएगा? मींस रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इशू प्राइस क्या आएगा? तो इसमें यहां उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या है? आप एक काम करिए कि पुरानी कंपनी जो है टाइटन ने जब शेयर इशू किया था तो कितना पैसा मिला था, इशू प्राइस क्या था, वो टोटल ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर और डिवाइड बाय नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डीमर्जर कितना है, वो जो अमाउंट आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द रिजल्टिंग कंपनी, ये आएगा आपके रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इशू प्राइस।
तो क्वेश्चन अब बचा कि सर डीमर्स कंपनी जो है उसके शेयर का इशू प्राइस अब क्या बचेगा। तो डीमर्स कंपनी को ने जब पहले शेयर इशू किए थे तो उसको कितना पैसा मिला था वो अमाउंट लीजिए, माइनस रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इशू प्राइस कितना आया वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो तुम्हारे डीमर्स कंपनी के शेयर का इशू प्राइस बच जाएगा। मैंने एग्जांपल के थ्रू बता रखा है, जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो बहुत बार शेयर इशू किया जाता है किसी असेट को, असेट के बदले, जैसे असेट आ रही है और शेयर इशू हो रही है, या लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए शेयर इशू किया जाता है, तो उसका इशू प्राइस लेना है, आपको ध्यान रखना है एफएमवी ऑफ द असेट और लाइबिलिटी। एफएमवी ऑफ द असेट और लाइबिलिटी, जो असेट आ रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, या जो लाइबिलिटी आप सेटल कर रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, वो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो आपका इशू प्राइस माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक और कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर बहुत बार पहले डिबेंचर इशू किया था और डिबेंचर कन्वर्ट होकर उसके बदले शेयर अभी दे रहे हैं, या फिर आपने सुना होगा पहले बॉन्ड्स इशू हुआ था, बॉन्ड्स का कन्वर्जन होकर और अब शेयर दे रहे हैं, तो वो शेयर का इशू प्राइस कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है कि आप एक काम करिए, सबसे पहले कि भैया वो जो पुराना वाला तुम्हारा डिबेंचर था या जो पुराना वाला बॉन्ड्स था, पुराना वाला जो इंस्ट्रूमेंट था, यू कैन से दैट करके, ये वाला, ये मैं 10वां पॉइंट अभी बता रहा हूं कि पुराना वाला डिबेंचर था, पुराना वाला जो बॉन्ड्स था उसको इशू किया था तो कितना पैसा मिला था कंपनी को, वो पैसा टोटल ले लीजिए और डिवाइड बाय कर दीजिए अब कितने शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो एक शेयर का इशू प्राइस आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी का इशू प्राइस क्या लिया जाएगा, निल। बोनस शेयर का इशू प्राइस है वो निल लिया जाएगा। और अगर मान लो यहां पे आपका बायबैक जो हो रहा है, वो बायबैक अगर मान लो डीमैट फॉर्म में जो सिक्योरिटी है उसका हो रहा है, तो इशू प्राइस कैसे दिया देखा जाएगा, फीफो मेथड पे, कि पहले कितना इशू किया था वो इशू प्राइस, उसके बाद कितना इशू किया था, उसके बाद कितना इशू किया था, मींस इन सिंपल वर्ड में बता दूं, यहां पे फीफो मेथड है वो फॉलो होगा। और एनी अदर केस में किसी में फॉल नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर केस में फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो आपका इशू प्राइस माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन हो जाता है कंपनी में, या फिर प्रोप्राइटरी कंसर्न का कन्वर्जन हो जाता है कंपनी में, ऐसा मैंने कैपिटल गेन में बताया था, सक्सेशन वाला सेक्शन 47 में, यू नो दैट, तो कैपिटल गेन नहीं लगता। तो प्रोप्राइटरी कंसर्न या पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करेगी, तो उसका इशू प्राइस कैसे लिया जाएगा। तो उसका इशू प्राइस लेने के लिए आपको क्या करना है, असेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए उस कंपनी ने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए उस कंपनी ने, तो वो उस शेयर का इशू प्राइस आ जाएगा। अब यहां पे असेट की वैल्यू क्या लेनी है, तो यहां पे दे रखा है, आप बुक वैल्यू ऑफ असेट ले लीजिए बैलेंस शीट में, जो प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म का जो बैलेंस शीट था जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उस दिन असेट्स की बुक वैल्यू ले लीजिए करके, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि असेट्स में आपका जो भी आपका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है वो आपको नहीं लेना, एज वेल एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपको नहीं लेना, और लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज भी आप बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए। बट लाइबिलिटीज में एक चीज ध्यान रखना है, आपको रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है, उसके साथ साथ में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं लेना है, अनसर्टेन लाइबिलिटी एज वेल एज द कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो आपको नहीं लेना है। बाकी लाइबिलिटीज आपको बुक वैल्यू पे लेनी है, तो असेट भी बुक वैल्यू पे, लाइबिलिटी भी बुक वैल्यू पे, तो असेट माइनस लाइबिलिटी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं वो आपका इशू प्राइस आ जाएगा। यहां पे मैं बता दूं, मैंने सबके लिए एग्जांपल दे रखे हैं, तो इसको रीड करने के बाद अगर आप ये एग्जांपल देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इशू प्राइस कौन से केसेस में कैसे कैसे निकाला गया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे जहां पे अपन वेरियस एंटिटी पे चलेंगे। तो टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके साथ साथ में आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट है, उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म है, उसके साथ में आपका टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट है, आई थिंक राइट, इसके बाद टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा, यस। तो ये अगले वाले रिवीजन लेक्चर में हम ट्रस्ट टॉपिक है एक्रिएटेड इनकम तक है वो अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे करके, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी हर बार जैसे मैं बोलता हूँ, एग्जाम्स है वो पास है और फटाफट फटाफट पढ़ने लग जाओ और चीज़ों को लाइक बड़ा चैलेंजिंग बनाना चालू करो। आप जो भी आपके, बिकॉज क्या होता है हर किसी का माहौल एक जैसा नहीं होता। मेरे को कल परसों कोई बोल रहा था, किसी का फोन आया, सर पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि उधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए बार बार ध्यान इधर चला जाता है। ऐसा नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी ऑड सिचुएशंस रहेगी जहां पे आपको लगेगा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, फिर अपने को आपको कंफर्ट जोन में डाल देते हैं कि चलो क्या फर्क पड़ता है करके, नहीं पढ़ते हैं, लाइट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे आज करके। ऐसा नहीं होता है। आपके पास में बहुत सारे अदर साधन अवेलेबल है जिसको देख के और जिससे आप पढ़ सकते हो। तो आपके हाथ में आपको क्या करना है, बिकॉज क्या होता है ना, इंसान, जब मैं छोटा था तो क्या होता था कि अगर लाइट चली जाती थी तो थोड़ा अपने आप में खुशी होती थी, अरे पढ़ना नहीं पड़ रहा।
लाइट गई है ना, क्या फर्क, बहाना है अपने पास में, कुछ ना कुछ अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने के लिए कोई चीजें है, किसी ना किसी चीज को ब्लेम करने के लिए अपने पास है करके, ठीक है। वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। जितना टाइम आपको मिलता है, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, बिकॉज हर किसी के पास एक जैसे रिसोर्सेज नहीं होते, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है करके, ठीक है। उसको तो लाइब्रेरी में मिलती है फैसिलिटी, लाइब्रेरी जाता है इसलिए वो ज़्यादा पढ़ लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने आज तक ज़िंदगी में लाइब्रेरी नहीं गया, एक बार लाइब्रेरी जरूर गया था, उसके बाद वापस नहीं गया, क्योंकि वहाँ देखा तो वहाँ तो लोग सब टाइम पास कर रहे हैं करके, ठीक है। किसी एक को जाना है वहाँ पे चाय पीने के लिए, 15 लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, 1 घंटे बाद आते हैं। एक दो दिन लाइब्रेरी गया, तीसरे दिन मैंने सोचा कि भैया हमसे यहाँ पढ़ाई ना हो पाए, हमसे तो घर पे ही पढ़ाई होगी, तो घर पे ही फिर पढ़ना चालू किया, अपने आप को अलग से आइसोलेट कर लिया किसी रूम में और उसके साथ में पढ़ना चालू किया करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा अपने आप को पुश करो, मोटिवेट करो, एवरी डे ट्राई करो, थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट होता जाए, खुश रहा करो। मॉर्निंग में उठ के जो टारगेट सेट किए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए इवनिंग तक, और अगर नहीं भी होते हैं तो दूसरे दिन कंप्लीट होने चाहिए करके, ठीक है। और अपने आप को ऐसा डालो ना कि वो टारगेट्स जो आपने सेट किए वो कंप्लीट हो। एक बार अगर मान लो नहीं होता है तो डोंट अगला दिन उस पर मत डालो, अगले दिन वापस दूसरा टारगेट है वो कंप्लीट करो, फिर आपको अंदर से दुख होने लग जाएगा, यार कंप्लीट नहीं हुआ था पहले वाला टारगेट, ठीक है। तो भैया अगला टारगेट आप पूरा सीरियसली लोगे और उसको 100% आप कंप्लीट करोगे। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिविजन लेक्चर।